तो आज के आपके करंट अफेयर 6 सितंबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है। एक बहुत ज्यादा जो तेजी से आपके वायरस फैल रहा है केरला में, निपा वायरस। ये हर साल इसका आउटब्रेक होता ही होता है। ठीक है, देखो दुनिया में एक चीज है, अब पहले लोगों को इस चीज का एहसास नहीं था, पर कोविड आने के बाद इस चीज का एहसास हो गया। आपके जो वायरस और बैक्टीरिया है ना, ये दुनिया में बहुत बड़े स्केल पर डैमेज कर सकते हैं, हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन को भी, प्लांट्स एनिमल्स को भी। ठीक है, तो इनकी लगातार चेक करना, इन्हें हमेशा चेक में रखना बहुत जरूरी होता है। खासकर कोई लार्ज स्केल टचवुड कोई बैक्टीरिया का कभी अभी तक आउटब्रेक नहीं हुआ, वायरस का तब भी आउटब्रेक थोड़ा कंट्रोल हो सकता होता है। बैक्टीरिया एक ऐसी चीज है जिसका आउटब्रेक बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे जो टीबी की बीमारी है ना, टीबी बहुत ही खतरनाक था एक टाइम पे इंडिया में। एक टाइम पे पूरे पूरे परिवारों भी खत्म हो गए हैं टीबी के कारण। वो तो अब लॉन्ग टर्म में कंट्रोल में आ गया, अभी भी खैर बहुत है टीबी, पर पहले से काफी कंट्रोल में है। पर दूसरी साइड ऑफ वायरस की हम देखते हैं, कोविड जैसे आपका सार्स CoV-2 जो आपका कोविड स्ट्रेन है, वो फैला हुआ है, उसके अलग अलग वेरिएंट्स भी आ रहे हैं। वायरस में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि देखो, वायरस का ना कभी इलाज ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, वायरस का ना कभी क्योर नहीं बन पाता। ठीक है, बैक्टीरिया का भी क्योर बनना मुश्किल है, वायरस बैक्टीरिया करते क्या है, ये अपने आप को लगातार मॉडिफाई करते रहते हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है ऐसी चीज जो वायरस हमें फ्रीक्वेंटली हमारे या किसी नोन के कांटेक्ट में आता ही रहता है, वो है आपका कोल्ड। जुकाम होता है, कफ कोल्ड हो जाती है जो हमें, वो भी एक वायरस है। ठीक है, वायरस का अपना पूरा का पूरा एक साइकिल। तभी फिर होता क्या है, हम कभी भी वायरस से मुकाबला नहीं कर पाते, हमारे पास कोई दवाई नहीं है वायरस के लिए। हम फिर करते क्या है, जैसे किसी को कोविड भी हो जाता है, कोविड के टाइम बहुत सारी दवाइयां दी जाती हैं। हम एक्चुअली वो जो दवाइयां होती हैं वो वायरस से नहीं लड़ती। आपकी जितनी भी वो दवाइयां होती है ना, वो वायरस के सिम्टम्स से लड़ रहे होते हैं। जैसे बुखार की दवाई होगी, अगर बुखार हो रहा है, कफ हुई है तो कफ जैसी चीजें, ऐसे जैसे जो सिम्टम हो रहे हैं उसके मुताबिक उससे मेडिसिन मिलती है। वैसे ही एक निपा वायरस है, ये वायरस ना बहुत ही खतरनाक वायरस है। ठीक है, तो अभी ये क्या है, ये ना केरला के एरिया में खासकर पिछले 4-5 साल से ना ये हर साल केरला में फैल जाता है। इसका भी मेन जो स्प्रेडिंग का कारण है ना, निपा का नेचुरल जो इसके बैरियर्स हैं, वो है आपकी फ्रूट बैट्स। जो आपके पेड़ों के ऊपर बैट्स होते हैं जो फ्रूट्स खाती हैं, वो वाली जो बैट्स हैं वो इसका नेचुरल होम है। ठीक है, मतलब इन बैट्स के अंदर निपा होना बहुत आम बात है। पर होता क्या है, लेट्स सपोज किसी बैट के अंदर निपा था, उसने कोई फ्रूट खा लिया, थोड़ा सा कई बार बाइट ले लेते हैं, वो फ्रूट के कल नीचे गिर गया। उस नीचे गिरे हुए फ्रूट को या तो किसी इंसान ने ये सोचा कि चलो धोके खा लें, ठीक है, या लेट्स सपोज कोई और जानवर खा गया। ठीक है, कोई पिग खा गया, कोई डॉग खा गया, कोई भी ऐसा और जानवर खा गया, उसके कांटेक्ट में हम ह्यूमंस आ गए, तो वो इसकी स्प्रेडिंग बहुत तेज होती है। तो जहां पे भी आपके निपा वायरस फैलता है ना, सबसे पहले एक्शन क्या लिया जाता है, वहां पे ढूंढ ढूंढ के सारी बैट्स को मार दिया जाएगा। ठीक है, उन्हें जिंदा ही नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि अगर कहीं पे वायरस फैला है उसका मतलब वहां की सारी बैट्स ऑलरेडी इफेक्टेड हो चुकी है। तो सबसे पहले बैट्स को मार दिया जाता है। ठीक है, ये कुछ दिनों में आगे चलते हुए तुम ये करंट अफेयर ये भी पढ़ोगे कि इंडिया के अलग अलग शहरों में बैट्स को मारना शुरू कर दिया। वो इसी कारण के एडवांस में ही हम मेजर्स लेना शुरू कर देते हैं कि अगर बैट्स को हम मार देंगे तो ये वायरस नहीं फैलेगा, अगर नहीं मारा तो ये वायरस फैलने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो निपा वायरस है, ये क्यों खतरनाक माना जाता है, देखो अगर मैं कोविड से कंपेयर करके बताऊं, देखो कोविड में मैक्सिमम चांस है बचने का, उसका फेटालिटी रेट इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कोविड से बहुत ज्यादा डेथ्स होती हैं आपकी, उसमें डेथ का नंबर, सी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इस कारण डेथ का नंबर ऑब्वियसली बहुत बढ़ गया था सेकेंड वेव के टाइम। पर ओवरऑल ज्यादातर पेशेंट्स आपके जो इफेक्टेड होते हैं वो रिकवर कर जाएंगे और बच जाएंगे। ठीक है, तो
आपके मैक्सिमम बचने के चांसेस है। नीपा एक ऐसी चीज है कि नीपा अगर किसी को इफेक्ट हुआ 75% लोग मर जाते हैं इससे। तो इसका फर्टैलिटी रेट बहुत ज्यादा है, इसका डेथ रेट बहुत ज्यादा है। तो इस वायरस को कंट्रोल में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसी कारण अब क्या है, जैसे ही एक ना 12 साल का बच्चा की डेथ हो गई है और उसमें डिटेक्ट हुआ है नीपा वायरस, तो साथ के साथ अब उसके पूरे नेबरहुड को क्वारंटाइन कर दिया गया है। जो हेल्थ वर्कर्स उसके कांटेक्ट में आए थे उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है, और अब साथ के साथ इसकी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये नीपा हर बार ये केरला में फैल रहा है, इस कारण ये अभी इसका असर लिमिटेड है। पर अगर इसका लार्ज स्केल असर होने लग गया, ये वायरस बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, हम पहले एक से तो लड़ लें फिर दूसरे की तरफ जाएंगे, सारे वायरस एक साथ लड़ने में मुश्किल है। ठीक है, तो ये नीपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक क्या होते हैं? ऐसे हाँ बिल्कुल, ऐसे कोई भी वायरस जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, तो ये जूनोटिक है। ये कंटेमिनेटेड फूड से भी डायरेक्ट ट्रैवल हो सकता है, जैसे मैंने आपको वो बताया, गिरा हुआ फ्रूट खा लिया, या डायरेक्टली अब जब लोगों को हो जाता है, लोगों के आपस में कांटेक्ट से भी ये फैलता है। तो ये वायरस फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सारे जानवरों को इफेक्ट कर सकता है, आपके हॉर्सेस, गोट, शीप, कैट्स, डॉग्स, हर तरीके के आपके जानवर इसके कैरियर्स बन सकते हैं और वो इस पूरे वायरस को फैला सकते हैं। ठीक है, इसका फेटालिटी रेट एग्जैक्टली 40 to 75% में वेरी करता है। जो इसका स्ट्रॉन्ग वेरिएंट है वो 75% तक जान ले लेता है। ठीक है, पर 40% होना भी बहुत ज्यादा है, कोविड से बहुत ज्यादा है। कोविड में सिर्फ 1% डेथ्स है, तो ये 40% बहुत हाई नंबर है। ठीक है, तो इस कारण यानी कि हर 10 में से 4 लोग तो मरते ही मरते हैं इससे। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है। इस कारण इसे कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि इसकी ना कोई ट्रीटमेंट है, ना इसकी कोई वैक्सीन है, कुछ नहीं है इसका। हाँ जी, निपा वायरस बहुत पहले इसका नाम दिया गया। सी हुआ कि ये सबसे पहले आउटब्रेक ना मलेशिया में हुआ था 1999 में। ये इंडिया से नहीं आया, 1999 में ये मलेशिया से आया। मलेशिया से बाकी कुछ और दुनिया के कंट्रीज में फैल गया। तो मलेशिया में जब ये वायरस का स्ट्रेन, अब जो डेथ्स होने लगी, उसके बाद जब सडनली बहुत सारी पॉपुलेशन कहीं पे डेथ होने लग जाती है ना, तो ऑब्वियसली हमें वहां पे स्टडी कंडक्ट करवानी पड़ती है कि ऐसे क्या चीज हो रही है जिसके कारण डेथ्स हो रही है। WHO भी अपनी टीम भेजता है, वो कंट्री खुद भी रिसर्च करती है अगर उसके पास टेक्नोलॉजी है उस चीज की, नहीं तो WHO तो भेजेगा ही अपनी टीम्स। तो वहां पे फिर उस वायरस को नाम दिया जाता है। ठीक है, उसके पूरा स्ट्रेन स्टडी किया जाता है और कैसे फैलता है, सब मतलब पूरी स्टडी कंडक्ट की जाएगी। वहां से अब एक बार स्टडी कंडक्ट होगी, अब वो डेथ्स का कहीं पे भी कोई भी डेथ हुई या वैसे के सिम्टम्स शो हो रहे हैं, तो फिर अपने आप टेस्ट करके देखा जाता है कि कौन सा वायरस है। तो नीपा ये इंडिया में कुछ 5 साल पहले ही आया, उससे पहले ये इंडिया में था नहीं, और ये केरला के एरिया में ही आया, और केरला में ये बार बार इमर्ज हो रहा है। ठीक है, हर साल एक आधा आउटब्रेक नीपा का वहां होता ही होता है। क्लियर है? अगला करंट अफेयर है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। ये क्या है? देखो, ये ना एक लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट है, ये स्पेसिफिकली रशिया के साथ है। अब ये लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट्स होते क्या हैं, ये मैं आपको शीट पे समझाता हूं। अब देखो, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स क्या है कि अगर हमारी आर्म्ड फोर्सेस कहीं पे भी ट्रैवल कर रही हैं, उन्हें कोई भी सामान चाहिए, लेट्स सपोज फ्यूल चाहिए, उन्हें कोई रिपेयर्स चाहिए, या कोई भी फूड चाहिए, कुछ भी चाहिए, उन्हें रीफिलिंग चाहिए होगी एक तरह से। जिस कंट्री से हमने लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है ना, उसके अंडर क्या होता है वो, यानी कि ए और बी, लेट्स सपोज अभी के लिए ए और बी दो कंट्रीज ने आपस में लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब इनके दुनिया भर में जहां मर्जी बेसिस है, सबसे बड़ा मतलब इसमें बेनिफिट होता है नेवीज को, क्योंकि नेवी सबसे ज्यादा ट्रैवल कर सकती है फ्लेक्सिबिलिटी से सारे समुद्रों में,
अब दुनिया में जहां जहां पे भी किसी भी कंट्री के, इन दोनों के लेट्स सपोज ये सारी जगहों पे टोटल मिला के ये सारे लॉजिस्टिक्स नेवल बेसिस थे। एक ही नेवी कहीं जा रही है, उसे जरूरत लगी कि मुझे अपनी शिप में फ्यूल भी भराना है, थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है वो रिपेयर भी करवाना है, उसका अपना खुद का स्टेशन इस साइड की दुनिया में है ही नहीं, ये सारे बी के स्टेशन है। लेट्स सपोज ये सारे बी के स्टेशन है, ये ए के स्टेशन है, ठीक है, और ये भी बी ज्यादा बड़ी पावर है और बी के स्टेशन सारी दुनिया में फैले हुए हैं। तो ए अपने स्टेशन पे या तो वापस जाएगी, या उसे पता है मेरे इस कंट्री के साथ एग्रीमेंट है कि अगर हम आपके पोर्ट में आते हैं, हमें जो चीज चाहिए आप सप्लाई कर दो, ठीक है, जो चीज चाहिए सप्लाई कर दोगे, ऐसा नहीं है फ्री में सप्लाई करेंगे, उसका जो बिल होगा बिल बनेगा, और जो ए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को साल के एंड में भेज दिया जाएगा, क्योंकि बी की शिप्स भी ऐसे कहीं आके ए पे रुक रही होंगी, रिफिल करवा रही होंगी, तो साल में जिसकी साइड जो पैसा बनता है वो पे कर देते। पर इससे एक्सेस क्या मिलता है कि लेट्स सपोज जैसे इंडिया का लॉजिस्टिक एग्रीमेंट ना दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज के साथ हमने रिसेंट टाइम में कर लिया, फ्रांस, यूएसए, ठीक है, सिंगापुर और अब रशिया। इससे क्या है, जैसे अमेरिका लगा लो, अमेरिका के नेवल बेसिस या बेसिस सारी दुनिया में फैले हुए हैं। हमारी पहले नेवी की रीच उतनी थी जहां तक वो जाके वापस इंडिया आ सके, ठीक है, पर अब हमारी नेवी अगर कहीं पर ट्रैवल करती है, बहुत दूर भी चली जाती है, उसे रीफिल चाहिए, कोई फ्यूल चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो इनमें से किसी भी कंट्री के स्टेशन पे जाएगी, वहां पे रीफिल करवाएगी सब कुछ अपना सामान और आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकती है। तो हमारी नेवी की आउटरीच बढ़ती है। इसका बेनिफिट ये है कि हमारी नेवी और एक्सपैंड होती है, ठीक है, हमें खुद स्टेशन बनाने की जरूरत नहीं है दुनिया में, हम उनके स्टेशंस पे जाके रीफिल करवा सकते हैं। तो खर्चा कितना बच गया, नहीं तो तुम्हें कहीं पे पूरा बेस बनाना पड़ता, बेस को मेंटेन करने का खर्चा देना पड़ता, इंस्टेड तुम बस वहां जाके अपनी जो नीड्स है वो पूरी कर सकते हो और फिर अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो जितनी भी फ्रेंडली नेशंस होते हैं इनके साथ हमेशा लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट किया जाता है। लॉजिस्टिकल का मतलब है जो जिसकी जरूरत है, लॉजिस्टिक्स वही होते हैं जो जरूरत का सामान है वो सप्लाई कर दो, वो लॉजिस्टिक्स है। तो यहाँ पे आपके रशिया के साथ हमने साइन किया है, यूके के साथ अभी साइन होने वाला है, वो फाइनल स्टेज पे है, वो अभी साइन नहीं हुआ, होने वाला है, कुछ टाइम में न्यूज आ जाएगी कि साइन हो जाएगा। जिन्होंने इस साल का प्रीलिम्स देना है, देखो ये ना क्वेश्चन बन सकता है, मैं आपको एक यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर से बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। यूपीएससी ने एक बार ना हमारा ना करंट अफेयर आया था 2016 में, आई थिंक 16 या 17 उस टाइम पे कहीं करंट अफेयर आया था। एक करंट अफेयर क्या था कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक ना चीज होती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इस साल भी आया वो एक खैर करंट अफेयर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे अपनी डिस्कशंस दोबारा शुरू करने लगे, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि आपस में कंट्रीज ऐसे ट्रेड करती हैं जैसे एक ही देश के अंदर ट्रेड हो रहा है। फिर होता क्या है, जैसे हम कोई भी सामान बाहर से मंगाते हैं उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, वो ड्यूटीज लगाना बंद कर देते हैं, तो सामान ऐसे दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है जैसे एक ही कंट्री, जैसे हमारी एक स्टेट से दूसरी स्टेट सामान जाएगा, कोई ड्यूटी थोड़ी लगेगी, सामान सेम ही रहेगा। वैसे ही देश ऐसे काम करने लग जाते हैं कि हम एक दूसरे के सामान के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं लगाएंगे, उसकी जो कॉस्ट आ रही है बस उसी कॉस्ट पे आपकी मार्केट में आ जाएगा। तो हमारा सामान उनकी मार्केट में ऐसे बिकेगा जैसे उनकी अपनी मार्केट का सामान है, और उनका सामान हमारी मार्केट में ऐसे बिकेगा जैसे हमारी मार्केट का सामान, ठीक है। ये होते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो उस साल क्वेश्चन ये आ गया था, अभी ईयू के साथ बात चल रही थी, ठीक है, क्वेश्चन ये आ गया था कि इंडिया किसके साथ, इनमें से किसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी डिस्कस कर रहा है, फाइनल नहीं हुआ, डिस्कस कर रहा है। तो बाकी तीन ऑप्शंस वो थे जिनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी हुआ है, तो उसमें ईयू ऑप्शन था जो सही था कि इनके साथ डिस्कशन चल रही है। तो आपको जरूरी नहीं है कि एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमने लेटेस्ट लॉजिस्टिक एग्रीमेंट किसके साथ किया है, और रशिया के साथ किया है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है अभी हम किनके साथ
फाइनल डिस्कशंस में किसके साथ हैं? वो यूके के साथ हैं। प्रिलिमिनरी डिस्कशंस की बात की जाए तो वियतनाम जैसी कंट्रीज के साथ भी अभी नेगोशिएशंस चल रही है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन जो आ सकता है कि इंडिया ने आज तक किस किस के साथ आपका लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है? हमने सारी की सारी क्वाड कंट्रीज के साथ साइन किया हुआ है। क्वाड कंट्रीज कौन सी हैं? यूएसए, हाँ जी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और चौथा तो इंडिया ही है। ठीक है, तो 3 कंट्रीज ये होगी। इसके अलावा फ्रांस, सिंगापुर, साउथ कोरिया और अब रशिया के साथ भी हो गया। शुरुआत सबसे पहली एग्रीमेंट हमने एक्चुअली यूएसए के साथ ही किया था। 2016 से ये लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स की शुरुआत हुई है। 2016 में सबसे पहला एग्रीमेंट साइन किया था, वो अमेरिका के साथ था। उसके बाद फ्रांस, सिंगापुर, फिर जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन सबके साथ साइन करते हुए अब रशिया के साथ। तो हमारी नेवी की आउटरीच बढ़ाने की कोशिश है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट नेवी को ही मिलेगा और उसी में से ही ये निकलता है। क्लियर है? तो आपके इस करंट अफेयर से ही सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट किसके साथ हुआ है? किसके साथ? फाइनल स्टेज में यूके के साथ ही है, वियतनाम के साथ अभी शुरू किया। या जिसके बनने के सबसे ज्यादा चांस है कि किस किस के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। तो इस साल जितने भी पेपर आने वाले हैं, चाहे हरियाणा का है, चाहे हिमाचल का है, चाहे आगे पंजाब का दोबारा आ जाए, या पंजाब के बाकी भी जो ड्यू पड़े हैं, या यूपीएससी आ जाए, जितने भी पेपर इस साल पड़े हैं उन सब में ये क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से याद रखना। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपका फिर से न्यूज में अफगानिस्तान है। आपके अफगानिस्तान में एक्टिव बैटल छिड़ी हुई है एक इलाके को लेके। देखो, अफगानिस्तान सारा का सारा तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है, एक स्पेसिफिक प्रोविंस को छोड़ के, वो है पंजशीर वैली। पंजशीर का मतलब होता है 5 लायंस। पंजशीर एक ऐसी वैली है जो आपके 150 किलोमीटर दूर पड़ती है काबुल से। ये ना आपके हिंदू कुश माउंटेन रेंज में है, ये वैली है हिंदू कुश। वहां पे ना माउंटेन्स है, उन माउंटेन्स के बीच में ये वैली पड़ती है। ये ऐसी वैली है, इसके आसपास ऐसे पहाड़ हैं कि इसे ना कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहा है। इसकी एंट्री बहुत ही लिमिटेड जगहों से है। ठीक है, आना 1-2 जगह से ही पॉसिबल है। आसपास बहुत ही सीधे खड़े हुए पहाड़ हैं जिन्हें चढ़ना भी मुश्किल है और उन्हें कंट्रोल करके रखना भी मुश्किल है। आपके जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया था, सोवियत अफगान वॉर हुई थी 1980 से लेके 85, तब भी आपके सोवियत यूनियन भी इसे अपनी चाहे हेलीकॉप्टर्स, टैंक सब ले गए थे वो यहाँ पे, तब भी पंजशीर उनसे कंट्रोल नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि पंजशीर के अंदर कौन कहाँ छुपा बैठा है वो दिखता तक नहीं है हेलीकॉप्टर से, और वो आरपीजी हर चीज से फायर कर करके सब उड़ा देते थे। ठीक है, तब आपके सोवियत यूनियन के अगेंस्ट जिसने लड़ाई लड़ी थी इस एरिया का मेन पर्सन अहमद शाह मसूद। ठीक है, उसने लड़ाई लड़ी थी, उसे पंजशीर, लायन ऑफ पंजशीर बोला जाता है, क्योंकि उसके होते हुए पहले सोवियत यूनियन उसे उसने हराया, उसके बाद अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हुआ था 1996 से लेकर 2001 तक। इस टाइम में तालिबान भी कभी पंजशीर पे, तब उस टाइम पे तालिबान भी पंजशीर पे कब्जा नहीं कर पाया था, तब भी अहमद शाह मसूद का ही कब्जा था। ठीक है, पर जो आपका दुनिया में टेररिस्ट इवेंट हुआ था 9/11, उससे 2 दिन पहले 7/11 को, ठीक है, सॉरी उल्टा लिखते हैं, 9/9 को, ठीक है, सितंबर में हुआ था। ठीक है, तो 11 सितंबर वो डेट, पहले महीना लिखते हैं फिर वो लिखते हैं। 9/9 को अहमद शाह मसूद को ना अलकायदा के टेररिस्ट ने एक इंटरव्यू के बहाने, मतलब जर्नलिस्ट बन के गए कि आपकी इंटरव्यू लेनी है, और वहां जाके उसका मर्डर कर दिया। ठीक है, और पंजशीर वैली ही वो वैली थी जिसके थ्रू एक्चुअली यूएसए एंटर हुआ था आपके अफगानिस्तान में, जब उसने 2001 में इन्वेड किया था। क्योंकि पंजशीर आपके तालिबान के दुश्मन थे, ये तालिबान के अगेंस्ट खड़े हुए थे,
तो यहां से आपके अमेरिका ने अपनी सबसे पहले ट्रूप्स भेजने शुरू किए, यहां से उन्होंने अपना फैलाव शुरू किया, फिर पाकिस्तान की साइड से आए, ठीक है, और सारी तालिबान की गवर्नमेंट कोलैप्स करवा दी, ठीक है। तो इस कारण ये तालिबान के लिए एक बहुत ही वीक पॉइंट है, क्योंकि आने वाले टाइम में कोई और भी तो इसे यूज कर सकता है। तो तालिबान ने क्या किया है, इस वैली को इस बार चारों ओर से घेर के रखा है, ठीक है, पूरा सर्कल बना लिए, चारों ओर से घेर लिया है। और अब शुरू होती है, एक तो वॉर शुरू हुई है, एक्टिव वॉर छिड़ी हुई है, दोनों साइड के लोग एक दूसरे को लगातार मार रहे हैं, प्लस तालिबान के पास इस बारी वेपन्स, क्योंकि अमेरिका के सारे वेपन्स उनके हाथ लगे हुए हैं, तो बहुत ही एडवांस वेपन्स के साथ वो इस वैली में घुसे हैं, ठीक है। पर तब भी बहुत ज्यादा तालिबान को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके साथ साथ तालिबान छोटी मोटी लड़ाइयां चलाता रहेगा। तालिबान मेनली अगर लेट्स सपोज कब्जा नहीं भी हो रहा, तालिबान वेट करेगा विंटर्स आने का। तालिबान ने आसपास से सारी फूड और वाटर की सप्लाई काट दी है। विंटर जब आएंगे, विंटर आने पे ना अफगानिस्तान में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, और खासकर जब खाना ना हो वो तो कहीं पे भी रहना मुश्किल होगा, अफगानिस्तान में और भी ज्यादा मुश्किल है। तो अपने आप सरेंडर पे लाना चाहते हैं वो इस तरीके से। तो एक तो एक्टिवली वो ट्राई भी कर रहे हैं, आर्टिलरी से लेके सारे सोल्जर्स, बहुत फोर्स उतारी है तालिबान ने अपनी। पर अगर ना भी हो, उस कब्जा ना भी हो पाया, तब भी वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे उतर जाएंगे, क्योंकि 1-2 महीने में आपके विंटर शुरू हो जाएंगी, और उसके साथ साथ इस लड़ाई का पूरा रुख बदल जाएगा। तो देखो कितनी स्ट्रॉन्ग फाइट जाती है। जैसे देखो, हमने 1996 से 2001 तक ना, इंडिया ने कभी तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया था अफगानिस्तान में। तब इंडिया अहमद शाह मसूद को सपोर्ट भी करता था, और हमने अहमद शाह मसूद को बहुत सारे वेपन्स हम भी सप्लाई करते थे, ठीक है। अमेरिका भी करता था, हम भी करते थे, ताकि वो तालिबान के अगेंस्ट हमेशा लड़ते रहे। क्योंकि तालिबान होता क्या था 1996 से 2001 तक, अफगानिस्तान के अंदर ना टेररिस्ट कैंप्स बहुत ज्यादा बन गए थे, ठीक है। तालिबान सबको सेफ नेट देता था कि कोई भी अपने जिस भी कंट्री के ऊपर अटैक करना चाहता है, टेररिज्म करना चाहता है, वो यहाँ पे कैंप, ट्रेनिंग कैंप खोल लो और वहां पे अटैक्स करते रहो। ना कोई पैसे लेता था ना कुछ, बस हॉस्पिटैलिटी थी उनकी टेररिस्ट के लिए, ठीक है। तो इसके चलते हुए हमारे कश्मीर में टेररिज्म बढ़ जाता है। तो इसके कारण हम इन्हें सपोर्ट करते थे कि हमेशा तालिबान से लड़ते रहे, ठीक है। तो इस टाइम इनके ही बेटे, ठीक है, आपके अहमद मसूद, उनका नाम अहमद मसूद है, इनके बेटे अहमद शाह मसूद का बेटे का नाम अहमद मसूद है, वो इस टाइम लड़ रहे हैं, ठीक है। और देखो क्या बनता है। बाकी कंट्री से हेल्प भी मांगी है उन्होंने। सी इस बार ना सर्कमस्टांसेस बहुत ज्यादा बदले हुए हैं 1996 से ना, अब सर्कमस्टांसेस बहुत ज्यादा बदले। पहली बात तो वेपन सप्लाई करना बहुत मुश्किल है। पहले क्या था, जब 1996 में हम भी वेपन सप्लाई करते थे, ये अगर पूरा अफगानिस्तान है ना, तालिबान का पूरे नॉर्थ में कंट्रोल नहीं था, ठीक है, बाकी सारी कंट्री पे कंट्रोल था। ये जो तजिकिस्तान इस साइड पे जो बॉर्डर्स लगती है ना, इस साइड पे सारी जगह तालिबान का कंट्रोल नहीं था, आपके ये अहमद शाह मसूद का कंट्रोल था। तो ये तजिकिस्तान जैसे जो देश हैं, वहां से वेपन्स यहाँ पे पहुंच जाते थे। अब क्या प्रॉब्लम हुई है, अब सिर्फ ये बीच में एक वैली है, आसपास सारी जगह तालिबान का कंट्रोल है। अब वहां पे वेपन पहुंचाने भी बहुत मुश्किल है। दूसरा, अब दुनिया में क्योंकि तालिबान ने पूरे ऑलमोस्ट सारे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, पहले तो क्या था, बहुत सारे गुट थे जो अलग अलग लड़ते रहते थे। तो अब सारी दुनिया ये सोच रही है कि किसी तरीके से अगर हमें अपने देश में पीस चाहिए, हम इस टाइम तालिबान के दुश्मन नहीं बनना चाहते, कल नहीं तो इंडिया के अगेंस्ट टेररिज्म सपोर्ट करेंगे वो। तो इस कारण थोड़े थोड़े देश थोड़े से इस चीज को भी पीछे हटे हुए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी चीजें, किसी को वेपन सप्लाई करना ना करना, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट की चीजें होती हैं। हमारे देश में क्या असर पड़ रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हम सारी दुनिया को वेपन सप्लाई करते हैं। अगर हमें फायदा होता है तो ऑब्वियसली हम सप्लाई करेंगे, पर यहां पे सप्लाई करनी बहुत मुश्किल है। और दूसरा, हम इस टाइम तालिबान से, इंडिया की जो बैकडोर एंट्री चल रही है ना, वो ये है कि हम अभी भी बैकडोर से तालिबान से लगातार कांटेक्ट में हैं।
ठीक है, आपके तालिबान ने इंडिया को रिक्वेस्ट भी की थी कि अपनी काबुल की एम्बेसी ओपन रखो, तो इंडिया ने टेम्पररी ये बोला कि हम अभी टेम्पररी तौर पे बंद कर रहे हैं, जैसे ही शांति आती है हम अपनी एम्बेसी दोबारा खोलते हैं। तो एक तरह से हिंट है इंडिया की तरफ से कि हम शायद तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए उससे बड़ा थ्रेट है कि अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो उसे काउंटर करने के लिए हमें शायद तालिबान को एज अ फ्रेंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि तालिबान ऑलरेडी पाकिस्तान का फ्रेंड है, ठीक है, उससे पहले कि उससे और ज्यादा लिवरेज मिल जाए और पाकिस्तान अपने सारे टेररिस्ट कैंप्स अफगानिस्तान में शिफ्ट कर दे, हमें जरूरत है कि हम अफगानिस्तान में थोड़ी बैलेंसिंग पावर बने। तो इस तरीके से तो ये सारी चीजें हैं। कोई भी डाउट? ये हैं आपके सारे के सारे करंट अफेयर्स जी। साहिबा देखो, मीडिया के लोगों को तालिबान नहीं मार रहा, ना वो मारेंगे। देखो, दुनिया में सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन आज के जमाने में मीडिया है। अगर तुमने मीडिया के लोगों को मार दिया तो होता क्या है, मीडिया सारा का सारा तुम्हारे अगर खिलाफ हो गया, वो इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा ऐसा चलाएंगे कि सारे देश प्रेशर के अंडर तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। मीडिया के थ्रू वो दो चीजें प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। एक तो वो ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि अब जो तालिबान आया है रूल में, ये बदल चुका है, ये वो पुराने वाला तालिबान नहीं है जिसने म्यूजिक पे बैन लगा दिया था, सारी लड़कियों को बोला था घर से बाहर नहीं निकलना, निकलना है तो सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है, बुर्का डाल के रखना है, ऐसी सारी चीजें। और लड़कों को बोला गया था कि दाढ़ी बढ़ा के रखनी है, अगर किसी ने ट्रिम तक की उसे मार दिया जाता था। तो इस कारण ये जो सारी की सारी जो चीजें हैं, इसके कारण अब तालिबान एक तो दुनिया को दिखाना चाहते हैं हम बदल गए, चाहे वो ना भी बदले हो, पर इस टाइम उसे दुनिया भर से रिकॉग्निशन चाहिए। तो ऐसी इमेज शो करना जरूरी है कि हाँ हम बदल गए, तो उसके लिए मीडिया काम करेगा। दूसरा, मीडिया के थ्रू वो दिखाना चाहते हैं कि तालिबान कितना पावरफुल है, कि उसने अमेरिका को हरा दिया। तभी जैसे अमेरिका ने 31 अगस्त को अफगानिस्तान का एयरपोर्ट खाली किया, सारी हवा में फायर्स गोलियों से लगा था, ताकि सेलिब्रेटरी सारे शहर में गोलियां चल रही थी, तो एक तरह से वो फायर वक्त थे उनके, ठीक है। तो इस तरीके का जो ये सिग्निफिकेंट चीज है, वो मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया में जाती है। हम जितना तालिबान के बारे सोच रहे हैं, उसका अल्टीमेटली नतीजा यही है, क्योंकि हम मीडिया में देख रहे हैं। मीडिया ना हो तो किसे पड़ी है अफगानिस्तान की, ठीक है, हमें डायरेक्टली इस टाइम पे इफेक्ट नहीं कर रहा। हम सोच भी क्यों रहे हैं, ऐसे देश के लिए इंडिया के लिए एसेट था, पर अब इंडिया ने गवा लिया है, तो हमें कोई नुकसान भी कोई अभी के लिए नहीं है, ठीक है। पर जो हमें फालतू में अभी फिक्र हुई है कि टेररिज्म बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, एज अ सिटीजन तुम जो सोचने बैठे हुए हो, तो वो इसीलिए सोच रहे हो क्योंकि मीडिया में कवरेज हो रही है। और दूसरा, खैर तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इसीलिए तुम पढ़ रहे हो, नहीं तो आम आदमी को तो क्या पड़ी है, ठीक है, नहीं तो हम कभी पंशीर की बात ही ना करते आम कॉन्वर्सेशन में। इंडिया की वहां इन्वेस्टमेंट लगी है। अब इंडिया जब वापस भी तालिबान को रिकॉग्नाइज करके जाएगा ना, इंडिया इसी बेसिस पे जाएगा कि हम और पैसा लगाएंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इंडिया ने क्या किया, हमने सरकार से ज्यादा ना लोगों में गुडविल बनाने की कोशिश की है। तो अमेरिका से ज्यादा हमारी वहां पे से इसलिए बन जाती है क्योंकि लोग हमें वहां पे सपोर्ट करते हैं। आगे भी अगर हम यही पॉलिसी अपनाएंगे, ऑब्वियसली तालिबान भी लॉन्ग टर्म में हमारे फेवर में आ जाएगा। अगर उनकी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को अभी भी हम ट्रेन करते रहे, ठीक है, गवर्नेंस के लिए उन्हें लोग तो चाहिए, गवर्नेंस की ट्रेनिंग अगर इंडिया देगा तो ऑब्वियसली अफगानिस्तान हमारे फेवर में रहेगा, कि उनके सारे डिप्लोमेट से लेके उनके जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सारे इंडिया से ट्रेन होके जा रहे हैं। तो इस कारण ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज है, ठीक है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।